डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। देखिए, पराचुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो संकल्पना है कि प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत उपरोक्त दो प्रमाणों पर ही आधारित है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो महाद्वीपीय विस्थापन के साथ साथ भूपटल की संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भू आकृतिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। देखिए, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कनाडा के भूगर्भ शास्त्री विल्सन ने किया था, जबकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग मॉर्गन ने किया। और मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर आदि ने ही इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, मूल रूप से ये जो सिद्धांत है वो दिया था मॉर्गन ने 1967 में। अब देखिए, प्लेट किसे कहा जाता है? स्थलीय दृढ़ भूखंडों को ही प्लेट कहा जाता है। जो ऊपरी धरातल का जो मोटाई का भाग है, इन प्लेटों की औसत मोटाई जो है 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में प्लेटों की औसत मोटाई 50 से 60 किलोमीटर है, जबकि महासागरीय भागों में इनकी मोटाई कम होती है, लगभग 5 से 10 किलोमीटर। अब देखिए, प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना के अंतर्गत पृथ्वी के भूपटल को 7 बड़े एवं छोटे प्लेटों की संख्या कहीं कम कहीं ज़्यादा बता रखी है, लेकिन बड़े प्लेट जो हैं क्या है? 7। तो बड़े प्लेट जो है भारतीय प्लेट, प्रशांत प्लेट, अफ्रीका प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। देखिए, अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट को एक मान लिया जाए, जिसको अमेरिकन प्लेट कहें, तो प्लेटों की संख्या जो बड़ी प्लेट है उनकी संख्या हो जाती है 6। इसके अलावा जो छोटी प्लेटें हैं वो हैं अरेबियन, करेबियन, स्कोशिया, नज़्का, कोकस, फिलिपाइन आदि प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1960 के दशक में किया गया। इस दशा में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान हैरी हैस द्वारा किया गया, क्योंकि हैरी हैस ने जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जो संकल्पना दी थी, उसके ही आधार पर विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं प्लेटों के किनारों की। तो प्लेट जो हैं उनके सीमांत या किनारे या छोर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं: रचनात्मक प्लेट सीमांत, विनाशकारी प्लेट सीमांत और संरक्षक प्लेट सीमांत। रचनात्मक सीमांत वह है जहां प्लेटों का अपसरण होता है, अर्थात 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती है। जहाँ ये विलगाव होता है वहाँ जो है ज्वालामुखी क्रिया होती है एवं नवीन भूपटल का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय जो कटक हैं वो रचनात्मक सीमांत होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है विनाशकारी सीमांत। ये वो सीमांत है जहाँ 2 प्लेट आपस में टकराते हैं और टकराव के फलस्वरूप जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है एवं अधिक गहराई पर पहुंचने के पश्चात ताप के प्रभाव से वह पिघल जाता है। ठीक है। और वहाँ पर्वत निर्माण की क्रिया देखी जाती है। जो विश्व के अधिकांश पर्वत हैं वो विनाशकारी सीमांत पर ही हैं और बड़े भूकंप भी यहाँ पे आते हैं। संरक्षित सीमांत, तो इस सीमांत के सहारे न तो नवीन धरातल का निर्माण होता है न ही विनाश। इस सीमांत के सहारे 2 प्लेट आपस में रगड़ खाते हैं, फलस्वरूप ट्रांसकरेंट भ्रंश का निर्माण होता है। प्लेटों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होते हैं। सन एड्रियान्स भ्रंश ट्रांसकरेंट भ्रंश का ही एक उदाहरण है। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक एवं पर्वत निर्माण। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि विनाशकारी सीमांत के सहारे जो है पर्वतों का निर्माण होता है।
जो कि एक अभिसरण सीमा होती है, जिसको अभिसरण सीमा भी कह सकते हैं। भाई दो प्लेट जहाँ एक दूसरे से टकराएं उसको विनाशकारी सीमांत या अभिसरण सीमांत या अभिसरण सीमा कहा जाता है। तो इसकी तीन स्थितियां हैं। जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकराए, जब दूसरी स्थिति है जहाँ दोनों ही प्लेट महाद्वीपीय हो, तीसरी स्थिति है जहाँ दोनों ही प्लेट महासागरीय हो। पहली स्थिति जब होती है, देखिए जब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के बीच में टकराव होता है तब अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाली जो महासागरीय प्लेट होती है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे प्रत्यावर्तित हो जाती है, अर्थात धंस जाती है। अत्यधिक संपीड़न के कारण जो है प्लेट के किनारे पर पदार्थों में वलन होता है और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अधिक घनत्व वाली प्लेट के नीचे धंसने से वहाँ गहरी खाई का निर्माण होता है जिसे समुद्री गर्त कहा जाता है। पुनः जो महासागरीय प्लेट जो है अधिक गहराई में बेनी ऑफ जॉन क्षेत्र में जाकर पिघल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी, जहाँ दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराए। तो ये स्थिति है हिमालय पर्वत के निर्माण के लिए। तो देखिए इस प्रकार में जैसे अपन उदाहरण से समझे तो भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट में टकराव होने से बीच में जो मलबा था उसमें मोड़ पड़ गया और उसके से ही हिमालय, आल्प्स, एटलस आदि पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। देखिए हिमालय क्षेत्र में भूकंप की घटना तो देखी जाती है लेकिन ज्वालामुखी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि यहाँ भारतीय प्लेट का प्रत्यावर्तन जो है काफ़ी कम गहराई तक हुआ है, अर्थात बेनी ऑफ जॉन क्षेत्र तक नहीं हुआ है। तथा दूसरा कारण यह है कि इस पर्वतीय क्षेत्र की ऊंचाई काफ़ी अधिक है। ठीक है, तीसरी स्थिति जब होती है जब दो प्लेट महासागरीय होते हैं। तो जो दो प्लेट महासागरीय होते हैं तो टकराव के फलस्वरूप जो है एक प्लेट का अग्रभाग दूसरे प्लेट के नीचे प्रत्यावर्तित हो जाता है एवं इससे उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपचाप तोरण, मतलब द्वीपचाप अथवा द्वीप तोरण के पर्वतों का निर्माण होता है जो एक श्रृंखलाबद्ध रूप से देखने को मिलते हैं चापाकार रूप में। और बीच में एक पृष्ठचाप बेसिन जो कि निर्माण होता है जो कि एक छिछले सागर के रूप में दिखाई देता है। जापान सागर जो है पृष्ठचाप बेसिन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विश्व के लगभग जो है 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट के किनारे के सहारे तथा 80% जो ज्वालामुखी है विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे पाए जाते हैं। दूसरा, महासागरीय ज्वालामुखी में बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं जबकि महाद्वीपीय ज्वालामुखी में एंडीसाइट चट्टानें मिलती हैं। एंडीसाइट के सभी लक्षण जो है बेसाल्ट एवं ग्रेनाइट के बीच के हैं। अब इस सिद्धांत की आलोचना की बात करें तो कभी कभी एक प्लेट के दो दिशाओं में एक साथ संचरण के या स्थानांतरण के प्रमाण मिले हैं जो कि संदेहास्पद स्थिति को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार यह सिद्धांत इस बात को बतलाने में असमर्थ है कि जहाँ प्रसार सभी महासागरों में होता है वहीं प्रत्यावर्तन मुख्यतः प्रशांत महासागर तट तक ही क्यों सीमित है। इसी प्रकार तीसरा है कि इस सिद्धांत के द्वारा कैलोडियन एवं हर्सिनियन काल के जो पर्वत जैसे ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हालैंड, दक्षिणी अफ्रीका का ड्रेकन्सबर्ग, ब्राज़ील का सियरा डेलमार आदि की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं होती है। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है खत्म। धन्यवाद।